हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज थोड़े से क्वेश्चन ज़्यादा थे, इस वजह से थोड़ा डिले हो गया वीडियो बनाने के अंदर। और मैं बता दूं, ये जो वीडियो है ये बाईलैंग्वेज रहने वाली है। मैंने दोनों क्वेश्चंस लिए हैं इसके अंदर, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों आपको लैंग्वेज मिलेगी। और मैं वहाँ जो एक्सप्लेन करूँगा उस टाइम भी हिंदी एंड इंग्लिश दोनों यूज़ कर लूँगा, तो जिससे सबको बेनिफिट हो, किसी को प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। तो बाईलैंग्वेज वीडियो रहेगा। और अभी हम लोग डिस्कस करेंगे जो आज 21 अगस्त को शिफ्ट 1 का जो पेपर हुआ है उसके बारे में। बाकी एज यूजुअल मैथ और जो रीजनिंग का एनालिसिस है वो हमने लास्ट के अंदर रखा है। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको कमेंट सेक्शन के अंदर पिंड मिलेगा। वहाँ पूरी कम्युनिटी है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। कोई डाउट आए या कुछ पूछना हो, कोई इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ें वहाँ अवेलेबल रहती हैं, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप अगर चाहो तो। बाकी चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। जीके जीएस बता दूं आपको, जीके जीएस के क्वेश्चंस रखे हैं सबसे पहले। और जो जीके जीएस है इसके जो क्वेश्चंस हैं उसके आसपास के फैक्ट्स भी रखे हुए हैं, जिससे क्योंकि अभी जो पैटर्न चल रहा है वो आसपास के फैक्ट पूछ रहा है या फिर क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछ रहा है। तो मैंने दोनों चीज़ रखी है। पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कर्नाटक का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? विच इज ए फोक डांस ऑफ कर्नाटका। मतलब कर्नाटका का फोक डांस पूछा था अपने से, कौन सा है? तो ऑप्शन में दिया हुआ होगा शायद यक्षगान। यक्षगान जो है ये दिया हुआ होगा ऑप्शन के अंदर, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। और एक और है, ये तो इतना पूछता नहीं है बट बता देता हूँ, डोलू कुनीता। क्योंकि लास्ट टाइम भी ये हुआ था, उसके पास वाला पूछ लिया था, तो इस वजह से ये दोनों नेक्स्ट टाइम आए। तो डोलू कुनीता जो है ये भी याद कर लेना। ये बता दूँ, यक्षगान जो है ये दो फॉर्म के अंदर किया जाता है। जो कौन कौन सी दो फॉर्म है इसकी? एक तो है मोडेलो पाया और एक है पुड्डू वेलो पाया। पुड्डू वेलो पाया, ये दो फॉर्म है इसकी। और परफॉर्म कहाँ किया जाता है? मुड्डूलो पाया जो है ये परफॉर्म किया जाता है ईस्टर्न रीजन के अंदर। ईस्टर्न रीजन के अंदर परफॉर्म किया जाता है मुड्डूलो पाया। और वेस्टर्न रीजन के अंदर परफॉर्म किया जाता है, वेस्टर्न रीजन में परफॉर्म किया जाता है पुड्डूलो पाया। तो ऐसे है, यक्षगान है जो अपना ये यहाँ का कर्नाटक का लोक नृत्य हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिसंबर 2022 में संविधान के 86वें संशोधन ने किस मौलिक अधिकार को शामिल किया? जो 86th अमेंडमेंट हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसमें कौन सा फंडामेंटल राइट ऐड किया था? ये पूछा था अपने से। तो ये फंडामेंटल राइट किया था ऐड, राइट टू एजुकेशन। किसके एजुकेशन? तो राइट टू एजुकेशन 6 to 14 ईयर के जो, एक सेकेंड, 6 to 14 ईयर के जो चिल्ड्रन हैं उनके लिए ये मतलब ऐड किया गया था। जो उनकी बेसिक एजुकेशन है वो फ्री होगी, एकदम फ्री एंड कंपलसरी होगी ये। तो ये इसके लिए एक एक्ट भी लाया गया था, 2009 के अंदर लाए थे एक्ट। एंड ये पास हुआ था 2010 के अंदर, 2010 में ये एक्ट पास कर दिया था। और 86th अमेंडमेंट पूछे ये कब आया था? तो ये आया था 2002 के अंदर आया था 86th अमेंडमेंट। और एक, हाँ, इसके अंदर ऐड किया था जो एजुकेशन है, यहाँ से ही फंडामेंटल राइट्स जो हैं 51A का जो के है इसके अंदर भी ऐड किया था। जो ये फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करी थी, फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करी थी किसकी? पेरेंट्स की जिम्मेदारी होगी जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनके बच्चों, अपने बच्चे जो हैं उनको एजुकेशन देने की। तो अपने बच्चे जितने भी होंगे खुद के, उनको 6 से 14 साल के जितने भी हैं वो उनकी ड्यूटी होगी कि एजुकेशन, जो बेसिक एजुकेशन है वो सबको मिले। तो ये था। और फंडामेंटल ड्यूटीज आपको पता होगा किसके रिकमेंडेशन पर ऐड हुई थी, क्योंकि ये बहुत बार पूछता है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाएगी सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी जो है इसके रिकमेंडेशन पर ऐड हुई थी ये। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मिलन एक्सरसाइज से पूछा था अभी। मिलन एक्सरसाइज शायद ये पूछा था कि किस टाइप की एक्सरसाइज है। तो मिलन एक्सरसाइज बता दूँ आपको, ये नेवल एक्सरसाइज है। नेवल एक्सरसाइज मतलब नौसेना की है।
नौसेना की है, भारतीय नौसेना परफॉर्म करती है इसको। ईयर के अंदर 2 बार होती है, ईयर में 2 टाइम्स। सबसे पहले भारत ने ही शुरू करा था। कब शुरू करी थी? तो ये करी थी 1995 में स्टार्ट हुई थी ये। उस टाइम सिर्फ 4 कंट्रीज़ थी अपने साथ। अभी करंट में अगर बात करें तो अभी हो रही है 51 कंट्रीज़। जो अभी लास्ट हुआ था तो उसके अंदर 51 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था मिलन एक्सरसाइज के अंदर। और इसके 2 टाइम होती है, तो मतलब 2 चरण होते हैं इसके। 2 चरण कौन कौन से होते हैं? 2 चरण, एक तो होता है हार्बर, और एक होता है समुद्री, सी वाला, सी समुद्री। तो हार्बर का अभी जैसे इसका ऑब्जेक्टिव अगर पूछे तो ये हो जाएगा महासागरों में भागीदार, सहयोग, तालमेल और विकास। ये इसका ऑब्जेक्टिव था, उद्देश्य था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, हमारी मेहनत पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ये सारी मेहनत आपके लिए करी जाती है। ये एक क्वेश्चन बाईलैंग्वेज नहीं है, 1-2 क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत होती है, एग्जैक्ट लैंग्वेज नहीं बैठ पाती, इस वजह से 1-2 क्वेश्चन नहीं हो पाते बाईलैंग्वेज। बाकी मोस्टली क्वेश्चन आपको बाईलैंग्वेज मिलेंगे। तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उग्रवादी नेताओं की टिप्पणी किस नाम से संबोधित करी जाती थी? मतलब आपको पता होगा कि जब अपना देश आज़ाद हुआ था उस टाइम तक 2 दल बन गए थे, एक तो था गरम और एक था नरम। इस तरीके से 2 दल बन गए थे। तो उनमें से थे उग्रवादी नेताओं की टिप्पणी इस तरीके से। तो ये थे लाल बाल पाल, बोलते थे इनको, लाल बाल और पाल। ये इनकी मतलब इनको संबोधित करा जाता था। लाल से क्या हो जाएंगे? लाला लाजपत राय, लाजपत राय, लाला लाजपत राय हो जाएंगे। बाल से कौन हो जाएंगे? बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। और पाल से कौन हो जाएंगे? बिपिन, बिपिन चंद्र पाल। सॉरी, राइटिंग थोड़ी सी खराब है। बिपिन चंद्र पाल जो हैं ये हो जाएंगे। 1905 में ये तीनों जो है इनकी ये तिगड़ी थी, तो ये अस्तित्व के अंदर आई थी। ये तिगड़ी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस आयोग द्वारा करी जाती है? तो कुछ इस तरीके का क्वेश्चन था कि जो आयोग है वो कौन सा है। तो मैं बता दूं, कोई भी आयोग के द्वारा नियुक्ति नहीं होती। जो न्यायाधीश होते हैं उनकी, इंडियन ये जजेज होते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, ये अपॉइंट करे जाते हैं। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट करेगा इनको अपॉइंट। और किसके थ्रू होते हैं? तो कॉलेजियम के थ्रू होते हैं ये। कॉलेजियम का मतलब ये होता है कि नाम रिकमेंड होता है आपका, जो भी आपका सीनियर जज होगा वो आपका नाम रिकमेंड कर देगा। इस तरीके से होता है कॉलेजियम के थ्रू। और इसको ख़त्म करने के लिए, कॉलेजियम जो है इसको एंड करने के लिए 2014 के अंदर NJAC बनाई थी, नेशनल जुडिशियरी एसोसिएशन एकेडमी कमीशन, एसोसिएशन कमीशन है। तो NJAC बनाई थी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि कॉलेजियम को एंड करना और जो एक प्रॉपर पैटर्न होगा उसको फॉलो करते हुए जो जजेज होंगे उनकी अपॉइंटमेंट करी जाएगी। बट 2015 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ही मना कर दिया कि ये असंवैधानिक है, हम नहीं मानते इसको, तुम ले आओ जो भी लेकर आना है, हम नहीं मान रहे NJAC को। तो फिर वापस से कॉलेजियम जो है वो चालू हुआ और कॉलेजियम के ऊपर ही आज तक पूरा पैटर्न फॉलो होता आ रहा है। कॉलेजियम ही फॉलो हो रहा है अभी तक भी। तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्ट नुकसान था। जिसको वो चाहते थे वो जज बन जाता है। अभी करंट में भी ये सिचुएशन चल रही है, आप जजेस के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते और जो वो चाहते हैं वो ही कर सकते हैं। अभी रिसेंट के अंदर भी केस आया था, वो जो पैसे मिले थे जज के घर से, तो उस पर भी काफ़ी बवाल हुआ, बट कुछ नहीं हुआ, सिंपल ट्रांसफ़र कर दिया गया था उस जज का। तो ये कॉलेजियम का बहुत बड़ा नुकसान है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत की कौन सी मिट्टी अम्लीय विशेषता प्रदर्शित करती है? विच टाइप ऑफ सॉइल इंडिया शोज एसिडिक प्रॉपर्टीज? जो एसिडिक प्रॉपर्टीज़ है वो कौन सी मिट्टी शो करती है? तो एसिडिक प्रॉपर्टीज कौन सी मिट्टी शो करेगी? जिसके अंदर हो लो
कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम बोलते हैं CaCO3, और हाई क्या हो, हाई हो आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट तो कम हो, आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है ये ज़्यादा मात्रा में हो। तो ऐसी जो सोइल है वो होती है रेड सोइल या फिर लेटेराइट मिट्टी। इसको हिंदी में भी लेटेराइट ही लिखते हैं, और ये रेड का हो जाएगा लाल और लेटेराइट मिट्टी। ये हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हरित क्रांति के फलस्वरूप किस फसल के उत्पादन में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई? एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन द मैक्सिमम इंक्रीज इन प्रोडक्शन वाज ऑब्जर्व्ड इन विच क्रॉप? कौन सी क्रॉप के अंदर जो है सबसे ज़्यादा हमें वृद्धि देखने को मिली जो ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था उसकी वजह से? तो ये सबसे ज़्यादा जो देखने को मिली वो देखने को मिले वीट मतलब गेहूँ जो है, सबसे ज़्यादा वृद्धि गेहूँ के अंदर देखने को मिली। हमने यूज़ करे हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स काम में लिए, जिसकी वजह से गेहूं के अंदर पहले हम क्या करते थे, यूएसए से इंपोर्ट करते थे गेहूं, तो वो एकदम घटिया क्वालिटी के साथ PL40 या 50 जो है ये गेहूं भेजते थे अपने पास, जो एकदम घटिया उनके सूअरों को डालते थे, वो इंडिया मतलब एक्सपोर्ट कर देते थे। तो इस वजह से अपने यहाँ बीमारियाँ भी बढ़ रही थी और प्रॉपर एक खाना पीना भी नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से गेहूं के अंदर चेंज किया और हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स काम में ली, जिससे क्या हुआ कि गेहूं के उत्पादन में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि देखने को मिली। तो फादर अगर पूछ ले ग्रीन रिवॉल्यूशन का, तो फादर अगर ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें तो ओवरऑल हो जाएंगे नॉर्मन बोरलो। और इंडियन फादर की बात करें, जो कि अवार्ड भी दिया जाता है इनके नाम से इसमें ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर ही, तो ये हो जाएंगे MS स्वामीनाथन तो इंडियन फादर हो जाएंगे, और नॉर्मन बोरलो वैसे ओवरऑल बात करें तब। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट ने किस निकाय की स्थापना करी थी? पिट्स इंडिया एक्ट एस्टैब्लिश्ड विच बोर्ड? तो ये हो जाएगा 1784 के अंदर आया था। ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था, और इसने बोर्ड ऑफ काउंसिल बनाया था। बोर्ड ऑफ काउंसिल, इसका मेन काम क्या था? तो इसका मेन काम था जो ब्रिटिशर्स है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसके ऊपर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसका नियंत्रण, ब्रिटिश गवर्नमेंट का नियंत्रण पूरा कंट्रोल करना। और इसमें हुआ क्या था, इसके अंदर हुआ ये था कि जो पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स जो है इनको सेपरेट कर दिया था। इकोनॉमिक्स को, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल जो है ये दोनों काम इनको सेपरेट किया था। तो ये आया था 1784 के अंदर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव टू स्टार्ट ई-पासपोर्ट इन इंडिया? जो ई-पासपोर्ट है इसका मेन उद्देश्य क्या है भारत के अंदर शुरू करने का? तो आपको पता होगा जो ई-पासपोर्ट है इसके अंदर चिप लगी रहती है, RFID चिप, जो क्या करते हैं अपन दूर से स्कैन कर लेते हैं। जैसे अपने काफ़ी ये तो ATM वगैरह होते हैं, इनके अंदर भी लगी हुई होती है, और जो आप ये देखते होगे ID कार्ड वगैरह इनके अंदर भी RFID चिप लगी होती है। तो इसका मेन क्या था? मेन तो ये था कि सिक्योरिटी को इंक्रीज़ करना और जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको कैरी करने में आसानी हो, डॉक्यूमेंट्स को मॉडर्नाइज करना, आधुनिकरण, जो दस्तावेज हैं उनका आधुनिकरण करना, और जो ट्रांसपोर्टेशन मतलब जैसे लाइनें लगती थी लंबी लंबी, तो उस लाइन को थोड़ा सा कम करना, ईजी करना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप यहाँ तक जुड़े हुए हो और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ये सारी मेहनत आपके लिए करी जाती है। क्वेश्चंस ढूंढे जाते हैं, ऑथेंटिक सोर्स ढूंढे जाते हैं, फिर उसके बाद में वीडियो बनाई जाती है बोथ क्वेश्चंस के अंदर। तो आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। एक लाइक और सब्सक्राइब आपका हमें मोटिवेशन देता है, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट कर बताएं कि क्वेश्चंस ऑथेंटिक हैं या नहीं, आपका एग्ज़ाम कैसा गया।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और हाँ, इसकी पीडीएफ बता दूं, टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर पिंड मिलेगा, वहाँ पूरी कम्युनिटी है, तो आप अपना डिस्कस भी कर सकते हो। 2025 में शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में मरणोपरांत पद्म विभूषण से किसे सम्मानित किया गया? तो पद्म विभूषण से मरणोपरांत मतलब पोस्ट फेमसली किसको सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएंगे एम.टी. वासुदेवन नायर। एम.टी. वासुदेवन नायर जो हैं, इनको सम्मानित किया गया है। और क्यों जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं मलयालम साहित्य के लिए। मलयालम साहित्य जो है इसके लिए जाने जाते हैं ये। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। असम पुलिस पर लगे 171 कथित फर्जी एनकाउंटर के मामले में निष्पक्ष और गहन जांच के आदेश किसे मिले हैं? तो ये मिले हैं मानवाधिकार आयोग को। मानवाधिकार आयोग जो है इसको मिले हैं निष्पक्ष जांच। सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस गया था ये, तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि आसाम पुलिस कुछ ज़्यादा ही एनकाउंटर कर रही है, तो एक बार देखते हैं किस तरीके से क्या हो रहे हैं। तो इसलिए मानवाधिकार आयोग जांच करेगी, जो 2020-21 वाले हैं उनकी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय किस शताब्दी में हुआ? इन विच सेंचुरी डिड जैनिज्म एंड बुद्धिज्म अमर्ज? तो ये 6th सेंचुरी जो थी इसके अंदर पीक पर आई थी। और आपको पता होगा बौद्ध धर्म का अशोक ने भी काफ़ी प्रचार प्रसार किया था। खुद के जो पुत्र और पुत्री थी, पुत्र एंड पुत्री को सिलोन भेजा था। सिलोन कहाँ है? तो सिलोन है आज के दिन श्रीलंका बोलते हैं हम इसको। श्रीलंका को सिलोन बोलते थे पहले। सिलोन भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। तो ये पूछता है, पुत्र का नाम था महेंद्र, पुत्री का नाम मेरा भी याद नहीं आ रहा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अवसादी सेल से किस पर्वत का निर्माण हुआ? विच माउंटेन्स इन इंडिया वर फॉर्म्ड ड्यू टू और ऑर्गेनिक मूवमेंट्स मतलब जो फोल्ड माउंटेन है वो कौन से किस वजह से बने हैं? तो ये बता दूँ आपको, जो और ऑर्गेनिक और ये फोल्ड माउंटेन्स हैं, ये हिमालयन, एक तो हिमालय हो जाएगा और एक अरावली हो जाएगा। ये हैं भारत के अंदर मुख्य दो, जिसको हम बोलते हैं फोल्डेड माउंटेन्स, औसादी चट्टानें। और ये होते कैसे हैं? जो ये फोल्डेड माउंटेन है, तो मान लो ऐसे दो प्लेट्स हैं, तो ये दो प्लेट जब मूवमेंट करती हैं तो आपस में टकराती हैं, और जब ये टकराती हैं तो ऐसे एक प्लेट नीचे चली जाती है, एक प्लेट ऊपर आ जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक माउंटेन क्रिएट होता है, पूरा पहाड़ सा बन जाता है। तो यही होता है फोल्डेड माउंटेन्स, जो कि जो ये सबसे लेटेस्ट फॉर्म हुआ है हिमालय अपना। हिमालय सबसे लेटेस्ट इसका एग्जाम्पल है, इसी की वजह से बना था। और बात करें जो इंडिया के अंदर और कौन से पाए जाते हैं, तो एक तो ब्लॉक माउंटेन पूछ ले कौन कौन से हैं, तो ये हो जाएंगे विंध्याचल की पहाड़ियाँ और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, ये ब्लॉक माउंटेन है। ये कैसे बनते हैं? ये फ्लोटिंग के कारण बनते हैं, फोल्डिंग के कारण, सॉरी। और उसके बाद में रेजिडुअल माउंटेन्स कौन से होते हैं? रेजिडुअल मतलब अपशिष्ट पर्वत कौन से होते हैं? तो ये हैं नीलगिरी वाली पहाड़ियाँ, वो नीलगिरी और अरावली के कुछ अवशेष इसके अंदर आते हैं। और वोल्केनिक माउंटेन्स की बात करें, ज्वालामुखी वाले, तो ज्वालामुखी वाले हो जाएंगे जो ये राजमहल की पहाड़ियाँ हैं झारखंड के अंदर, जिनको बोलते हैं बार्डन हिल्स, ये हो जाती हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बुरहान उल मुल्क के तहत अवध राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो अवध राज्य की स्थापना हुई थी 1722 में। और सबसे पुराना पर्वत पूछ ले आपसे इस क्वेश्चन के अंदर, ओल्डेस्ट माउंटेन कौन सा है? तो अरावली हो जाएगा, ओल्डेस्ट अरावली। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज जो है 2025 का 17वां संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ? द 7th एडिशन ऑफ द नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड इन 2025। तो कहाँ पर कंडक्ट हुई थी? तो ये हुई थी मंगोलिया के अंदर। मंगोलिया के कौन सी सिटी? उलान बटार, मंगोलिया के अंदर। कब हुई थी? 31 मई से लेकर 13 जून 2025।
आयोजित हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, मेहनत पसंद आ रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? व्हेन वॉज द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी फॉर्म्ड? तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है NDMA जो है ये फॉर्म हुई थी 2005 के अंदर, 2005 में। ये क्या करती है, जैसे मान लो कोई डिजास्टर आ गया, डिजास्टर मतलब या तो ड्रोट मतलब बोले तो सूखा, अकाल पड़ जाता है वो ड्रोट, या फिर बाढ़ आ जाए, फ्लड वगैरह, तो उनसे निपटने के लिए, मतलब जो सडन चेंज होते हैं, आपदा आती है, उनसे निपटने के लिए बनाई गई थी ये। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रोटीन में कौन सा एलिमेंट नहीं पाया जाता? ये पूछा था अपने से, कौन सा तत्व नहीं पाया जाता? तो ये फॉस्फोरस नहीं पाया जाता। फॉस्फोरस जो है ये नहीं पाया जाता। और पाए कौन से जाते हैं? तो पाए जाते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर। ये प्रोटीन के अंदर पाए जाते हैं। ये तो पता होगा, प्रोटीन जो है ये अपनी मसल्स वगैरह को बिल्ड करने के काम आता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के 52वें चीफ जस्टिस पूछे थे कि कौन है? तो इससे पहले 51 में पूछ चुका, अभी अंडर ग्रेजुएशन वाले में पूछा था। तो 51वें कौन से हो जाएंगे? CJI संजीव खन्ना। संजीव खन्ना जो है ये 51वें है। उसमें पूछा था कि मई तक कौन थे? तो ये मई तक रहे थे। फिर 14 मई को जो है कार्यभार संभाला, किसने संभाला? तो ये संभाला भूषण रामकृष्ण गवई ने, BR गवई ने। और ये बने 52वें नंबर के, 52 नंबर के। 14 मई को संभाला था इन्होंने। 51वें संजीव खन्ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2025 के राइटर एसोसिएशन मेंस फुटबॉलर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो हु वॉज अवार्डेड राइटर्स एसोसिएशन मेंस फुटबॉलर अवार्ड इन 2025? तो ये हो जाएंगे मोहम्मद सलाह। और ये हैं फॉरवर्ड का के। तो कौन सी टीम से खेलते हैं? ये खेलते हैं लिवरपूल फैन क्लब। इन्होंने गोल कितने मारे? 29 गोल जो इन्होंने किए थे। ऐसे असिस्ट कितने थे इनके? तो इनके असिस्ट हो जाएंगे 18 असिस्ट इन्होंने दिए थे। दूसरों को गोल मारने में असिस्ट वो होते हैं, मतलब सहयोग करना एक तरीके से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों में वयस्क साक्षरता दर में भिन्नता के कारण पूछें अपने से। तो अलग अलग जो अपने साक्षरता दर आती है, लिटरेसी रेट के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, इंग्लिश वालों को बता दूं। तो लिटरेसी रेट के अंदर डिफरेंस जो है ये पाया जाता है ड्यू टू, ये एक तो हिस्ट्री, हर जगह की अलग हिस्ट्री है इंडिया के अंदर। उसके अलावा वहाँ का कल्चर कैसा है वो, उसके अलावा वहाँ की मतलब आर्थिक स्थिति क्या है वो, आर्थिक स्थिति की वजह से और सामाजिक स्थिति की वजह से, इन सब की वजह से जो है अलग अलग साक्षरता दर आती है। महादेव गोविंद रानाडे, जिनको हम बोलते हैं MG रानाडे, मुख्य रूप से किससे जुड़े थे? तो ये जुड़े थे प्रार्थना समाज से। प्रार्थना समाज से जुड़े थे। कब बना था प्रार्थना समाज? ये बना था 1867 में बना था। किसने बनाया था? ये बनाया था आत्माराम पांडुरंग ने। आत्माराम पांडुरंग ने बनाया था ये। बाकी इतने ही क्वेश्चन मिले थे, कोई 2-4 क्वेश्चन रह गए होंगे। ऑलमोस्ट क्वेश्चंस कवर अप कर लिए मैंने तो। और अगर बात करें ओवरऑल क्या रहा जो GK GS का लेवल है, तो ये बता दूं, ईजी टू मॉडरेट बोल सकते हो आप, ईजी टू मॉडरेट। आज भी क्वेश्चंस रिपीट देखने को मिले। कुछ लोग बताते हैं कि बोल रहे थे कमेंट सेक्शन के अंदर कि क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते। तो मैं बता दूं आपको, आप एक बार ग्रेजुएशन वाला जो हुआ था NTPC का वो उठाकर देखें, उसके क्वेश्चंस उठाकर देखें, और अंडर ग्रेजुएशन के जितने भी एग्ज़ाम हो गए उनके क्वेश्चंस उठाकर देखें। आपको आइडिया लग जाएगा कि ज़्यादा भी नहीं तो मिनिमम से मिनिमम 40% क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। टॉपिक भी वही है मैथ रीजनिंग के, और क्वेश्चंस भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। NTPC ग्रेजुएशन वाले में थोड़े से टफ क्वेश्चन थे,
अभी थोड़े इजी पूछ रहा है कुछ क्वेश्चंस घुमा रहा है वो, जैसे करंट अफेयर के अंदर डीप करंट अफेयर पूछ रहा है। कंप्यूटर से बात करें तो कंप्यूटर में अपने पूछा था एल्ट प्लस टैब जो है ये की क्या काम आती है, तो ये विंडोज़ वगैरह के अंदर स्विच करने के काम आती है। और कंप्यूटर से बता दूँ 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, करंट अफेयर से हमें देखने को मिल रहे हैं 5 से 7 क्वेश्चन, और साइंस से देखने को मिल रहे हैं 2 से 3 क्वेश्चन जो हैं ये साइंस से देखने को मिल रहे हैं। बात करें मैथ रीजनिंग की, मैथ के कौन कौन से टॉपिक आप करो कहाँ से आए हैं, तो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। जो सिंप्लीफिकेशन है यहाँ से देखने को मिले हैं 2 से 3 क्वेश्चन। CISI से देखने को मिले हैं 2 क्वेश्चन। प्रॉफिट एंड लॉस से देखने को मिले हैं 2 से 3 क्वेश्चन, और एवरेज से देखने को मिले हैं 2 क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क से देखने को मिले हैं 2 से 3 क्वेश्चन। तो ये तो हो जाएगी मैथ की बात। बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में सबसे ज़्यादा फोकस्ड जो है वो सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर है। सिटिंग अरेंजमेंट में 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। 2 से 3 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से। नंबर सीरीज से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं यहाँ से देखने को मिले हैं 3 क्वेश्चन के आसपास। बाकी कुछ टॉपिक्स या क्वेश्चंस रह गए हों तो वो आप कमेंट कर कर बता देना, और ओवरऑल आपको वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट कर कर बताना। इसमें से कितने आपके सही बने कितने गलत बने ये कमेंट कर कर बता देना। बाकी अगर ओवरऑल बात करें तो पेपर का लेवल मॉडरेट बोल सकते हो आप। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, और अगर आपने वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। हमसे जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं। ऑल द बेस्ट गाइज आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।